नमस्कार, न्यूज आवर में आपका स्वागत है। मैं तनुना। आज हम उत्तर प्रदेश की 9 विधानसभा सीटों पर हो रहे उपचुनाव का प्रचार आज शाम को थम जाएगा। यहां बीजेपी और समाजवादी पार्टी के बीच मुख्य मुकाबला नजर आ रहा है। सभी 9 विधानसभा सीटों पर 20 नवंबर को वोटिंग होगी। वैसे तो ये चुनाव विधानसभा की 403 सीटों में से सिर्फ 9 सीट पर ही है, लेकिन इस उपचुनाव को 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव के सेमीफाइनल के तौर पर देखा जा रहा है। इस बार चुनाव में कई नेताओं की प्रतिष्ठा दांव पर लगी है। 9 विधानसभा सीटें ऐसी हैं जिनके विधायक लोकसभा चुनाव में सांसद चुन लिए गए हैं। बता दें, पिछली बार 2022 में 9 में से 4 सीटों पर समाजवादी पार्टी ने कब्जा किया, जबकि 9 विधानसभा सीट एनडीए के पास थी। इस बार समाजवादी पार्टी का पूरा जोर एनडीए की सीटों पर ही कब्जा करने पर है। बता दें, लोकसभा चुनाव के साथ हुए विधानसभा उपचुनाव में समाजवादी पार्टी को सफलता भी मिली थी। उसने एनडीए के कोटे की दूधी सीट पर कब्जा जमा लिया था। बता दें, कानपुर की सीसामऊ विधानसभा सीट को छोड़ दे तो बाकी सभी 8 सीटों पर विधायकों के सांसद चुने जाने की वजह से सीट खाली हुई है। सीसामऊ से इरफान सोलंकी के सजायाफ्ता हो जाने की वजह से सीट पर उपचुनाव हो रहा है। वहीं आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश की 9 सीटों पर उपचुनाव है। गाजियाबाद, मंझवा, फूलपुर, खैर, कटेहरी, मीरापुर और सीसामऊ, कुंदरकी। आपको बता दें कि 9 सीटों पर रेस में 149 उम्मीदवार मैदान में हैं। वहीं आपको बता दें कि मिल्कीपुर पर उपचुनाव नहीं हो रहा है। वहीं अदालती मामलों के कारण इस सीट को छोड़ दिया गया है। 8 सीटें मौजूदा विधायकों के लोकसभा चुनाव में सांसद चुने जाने को लेकर खाली हुई थी। वहीं आपको बता दें कि 2022 में विधानसभा चुनाव समाजवादी पार्टी पर 4 सीटों पर कब्जा किया था, जो है कटेहरी, करहल, मिल्कीपुर और कुंदरकी। वहीं बीजेपी ने 4 सीट जीती थी, वो है फूलपुर, गाजियाबाद, मंझवा और खैर। वहीं आपको बता दें कि आरएलडी के कब्जे में थी मीरापुर सीट। वहीं आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में 9 सीटों पर उपचुनाव होना है। उसी को लेकर प्रधानमंत्री हो, योगी हो, सभी ने ताबड़तोड़ रैलियां की है। वहीं आपको बता दें कि जो करहल सीट है वो काफी हाई प्रोफाइल सीट हो जाती है, क्योंकि इस सीट पर अखिलेश यादव का गढ़ कहा जाता है और काफी लंबे समय से ही अखिलेश यहां पर जीत दर्ज करते आए हैं। वहीं आपको बता दें कि वैसे तो विधानसभा चुनाव की 403 सीटों में से सिर्फ 9 सीट पर ही चुनाव है, और जो एक सीट है वो मिल्कीपुर पर इसलिए चुनाव नहीं है क्योंकि अदालती मामलों के कारण इस सीट को छोड़कर नहीं चुनाव लड़े गए हैं। वहीं आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी ने 4 सीटों पर कब्जा किया था, कटेहरी, करहल, मिल्कीपुर, कुंदरकी। वहीं हमारे साथ लखनऊ से लाइव ब्यूरो हेड प्रशांत राव जुड़ चुके हैं और कानपुर से प्रांजुल मिश्रा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले हम प्रशांत का रुख करेंगे। प्रशांत, जो उपचुनाव है उसका शोर शाम को 5 बजे थम जाएगा, तो जो रैलियां है कहां की गई है? बिल्कुल तरुणा, देखिए उत्तर प्रदेश में 9 उप विधानसभा चुनाव हो रहे हैं और 9 उप विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी, समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी और अन्य दलों ने यहाँ पूरी ताकत झोंक दी है। 9 विधानसभा में अगर देखा जाए, अलीगढ़ की खैर, इसके बाद गाजियाबाद है, कुंदरकी है, मुरादाबाद की कुंदरकी में है, इसके बाद ही अंबेडकर नगर की कटेहरी सीट है, मिर्जापुर की मंझवा सीट है और मैनपुर की करहल सीट है, कानपुर की सीसामऊ सीट है। इन सीटों पर जो चुनाव हो रहे हैं, उसके साथ ही यहाँ मुजफ्फरनगर की मीरापुर सीट भी शामिल है। जहां पर चुनाव हो रहे हैं वहां भारतीय जनता पार्टी के तमाम बड़े नेताओं ने रैलियां की थी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रैलियां की हैं। इससे पहले जब चुनाव डिक्लेयर नहीं हुआ था, तब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इन जिलों में और इन विधानसभा क्षेत्रों में एक बृहद रोजगार मेले का भी आयोजन किया था और एक वहां पर उन्होंने पहले से तमाम विकास कार्यों की योजनाओं की सौगात देते हुए रैली की थी। निश्चित रूप से अगर देखा जाए चुनावी माहौल में, तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का इन 9 सीटों पर करीब 3 दौरे हो चुके हैं और एक सीट जीतने को लेकर यहाँ 2 कैबिनेट मंत्री, 1 राज्य मंत्री और 1 भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश स्तर के कार्यकर्ता को लगाया गया है, ताकि यहाँ पर जीत सुनिश्चित कर सके। निश्चित तौर से इन 9 विधानसभा क्षेत्रों में 149 यहाँ पर जो है प्रत्याशी मैदान में हैं, तो वहीं यहाँ कई सीटों पर जो है कांटे की टक्कर भी दिखाई दे रही है। पिछली बार के आंकड़े देखें कि यहाँ पर
जो चार सीटें भारतीय जनता पार्टी के पास, 4 सीटें समाजवादी पार्टी के पास, 1 सीट जो आरएलडी के पास थी, आरएलडी की मीरापुर सीट उसके पास थी, उसके बाद ही अन्य जगह की सीटों में आधे आधे पर हिस्सा था। तो निश्चित तौर से इस बार भारतीय जनता पार्टी यहां पर समाजवादी पार्टी के गढ़ को ढहना चाहती है, गिराना चाहती है। इसीलिए तमाम मंत्रियों ने वहां कॉम्बिंग कर रखी है और तमाम तरीके की वहां तैयारियां कर रखी हैं। निश्चित रूप से देखिए, बड़ा दिलचस्प ये चुनाव माना जा रहा है। ये कहा जा रहा है कि 2027 में जो उत्तर प्रदेश में आम विधानसभा चुनाव होगा, उससे पहले ये 2024 का उप विधानसभा चुनाव सेमीफाइनल माना जा रहा है। बहुजन समाज पार्टी की मुखिया मायावती भी पूरी तरीके से यहाँ सीट जीतने को लेकर लगी हैं। वो अपने सदस्यों की संख्या सदन में बढ़ाना चाहती है, तो वही समाजवादी पार्टी अपनी प्रतिष्ठा बचाना चाहती है। तो भारतीय जनता पार्टी समाजवादी पार्टी के जो यहाँ पर गढ़ हैं उनको ढहना चाहती है, उनको गिराना चाहती है। हालांकि उत्तर प्रदेश की एक सीट अयोध्या की मिल्कीपुर पर सीट पर चुनाव होना था, लेकिन यहाँ का जो मामला है वो माननीय कोर्ट में चल रहा है, इसलिए चुनाव आयोग ने यहाँ के चुनाव को घोषित नहीं किया है। निश्चित तौर से बड़ा दिलचस्प मामला है और हर जगह जहां भी चुनाव हो रहे हैं वहां के अपने जो संवाददाता जुड़े हैं वहां की चुनावी गणित बताएंगे कि इस बार चुनाव में क्या होगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार जनसभाएं कर रहे थे, समाजवादी पार्टी के मुखिया लगातार जनसभाएं कर रहे थे और एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप का यहाँ पर जो है दौर शुरू रहा। निश्चित तौर से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जो नारा दिया था, कटोगे तो बटोगे तो कटोगे, तो वहीं समाजवादी पार्टी के मुखिया ने कहा ना हम कटेंगे ना हम बटेंगे, हम जो है सुरक्षित रहेंगे। अब इस नारे को देखो कितना तरीके से यहाँ जनता जो है स्वीकार करती है और जो ईवीएम पर कितनी बटन दबाकर इन लोगों को अपनी सहमति देती है, किसको सदस्य बनाकर विधानसभा भेजती है। निश्चित तौर से देखते यहाँ पर जो चुनाव होने वाला है उस चुनाव में यह साफ हो जाएगा कि आखिर में इन 9 विधानसभा क्षेत्रों में किस दल का कितना प्रभाव रहा है। जी, अब हम क्या बोलते हैं सीसामऊ से प्रांजुल मिश्रा का रुख करेंगे। प्रांजुल, जैसा देखा गया है कि ताबड़तोड़ रैलियां की गई है, चाहे प्रधानमंत्री हो, मुख्यमंत्री हो, सभी ने रैली की है और जो नारे हैं और मुद्दे, क्या ज्यादा नारे हावी रहे या मुद्दे हावी रहे उत्तर प्रदेश के अंदर? प्रांजुल, आपको मेरी आवाज आ पा रही है? हमारे साथ वहीं सलमान जुड़ गए हैं। सलमान, हम आपका रुख करना चाहेंगे। जैसा देखा गया है कि उत्तर प्रदेश के अंदर नारे और मुद्दे दोनों ही हावी रहे, तो इनमें से ज्यादा कौन से मुद्दे हावी रहे हैं? सलमान, मेरी आवाज आ पा रही है? वहीं हम वापस से प्रशांत का रुख करना चाहेंगे। प्रशांत, जैसे देखा गया है कि उत्तर प्रदेश के अंदर जो नारे और मुद्दे हैं दोनों ही काफी हावी रहे, कौन से ज्यादा मुद्दे यहाँ पर हावी रहे हैं? देखिए, नारों की बात की जाए तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यहाँ पर कहा था कि कटोगे तो वटोगे, यह नारा दिया था और उसके बाद जो है समाजवादी पार्टी ने कहा था ना हम कटेंगे ना हम बटेंगे, हम एक रहेंगे। इसके साथ ही अगर चुनावी मुद्दों की बात की जाए तो समाजवादी पार्टी लगातार जो है भारतीय जनता पार्टी की योगी सरकार पर यहाँ भ्रष्टाचार, कानून व्यवस्था का आरोप लगाती रही है और उसके साथ ही बेरोजगारी का आरोप लगाती रही है। यही सब आरोप जो है भारतीय जनता पार्टी के ऊपर लगते रहे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने जो है अपना जवाब भी जो समाजवादी पार्टी को दिया है। उनकी सरकार में चाहे उस समय उनके समाजवादी पार्टी के मुख्यमंत्री रहे मुलायम सिंह यादव हो या अखिलेश यादव हो, उनके दौरान जो प्रदेश में दंगे हुए हैं, कानून व्यवस्था चौपट हुई है, बहन बेटियों की जो इज्जत आबरू लूटी गई है और उसके साथ ही व्यापारियों के साथ जो दुर्घटनाएं हुई हैं वह गिनाने का काम भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने किया। क्षेत्र के हिसाब से इन घटनाओं को उठाया गया, इन मुद्दों को जो है इन जनसभाओं में रखा गया है। तो वहीं समाजवादी पार्टी की सरकार ने कहा है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के पास कानून व्यवस्था संभालने का कोई अनुभव नहीं है और योगी सरकार में सबसे ज्यादा यहाँ लोगों का नुकसान हुआ, सबसे ज्यादा यहाँ बेरोजगारी बढ़ी, सबसे ज्यादा यहाँ आरक्षण छीना गया, आरक्षण को छिन्न भिन्न करने का काम किया गया है। इस मुद्दे पर जो है समाजवादी पार्टी यहाँ पर चुनाव लड़ रही है। तो वहीं दूसरी तरफ बहुजन समाज पार्टी ने अपना जो नारा दिया था, बहुजन समाज पार्टी से जुड़ेंगे तो सुरक्षित रहेंगे और आगे बढ़ेंगे। मायावती ने भी नारा दिया था कि हम बहुजन समाज पालेंगे तो हम सुरक्षित रहेंगे और आगे बढ़ेंगे। इस नारे के साथ बहुजन समाज पार्टी ने पार्टी के सरकार जो प्रमोशन में रिजर्वेशन का जो बिल था सदन में, यानी कि जो सदन में लोकसभा में जो फाड़ा गया, इसके साथ इसका जो विरोध किया समाजवादी पार्टी के मुखिया ने, इस बात को लेकर बहुजन समाज पार्टी के नेता लगातार इन विधानसभा चुनावों में ये मुद्दा उठा रहे थे और यही नारा उन्होंने दिया था। दूसरी तरफ
समाजवादी पार्टी की सरकार में सबसे ज्यादा अनुसूचित जाति के लोगों पर जो हुआ, उनकी जमीनें कब्जा की गई, बहन बेटियों की हत्याएं हुई और तमाम बीएसपी कार्यकर्ताओं की हत्याएं हुई, उन पर जो मुकदमे लगाए गए, ये सब मुद्दे जो है बनाए गए हैं। इन्हीं नारों के साथ बहुजन समाज पार्टी आगे बढ़ रही है। समाजवादी पार्टी भले ही संविधान बचाओ, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने गिनाया है कि समाजवादी पार्टी की सरकार में सबसे ज्यादा जो अनुसूचित जात, अनुसूचित जनजाति का जो रिजर्वेशन था, उसको छिन्न भिन्न करने के साथ ही उनको जो है टुकड़ों में बांटने का काम जो है समाजवादी पार्टी के मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव ने भी किया, मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने भी किया। एक जो टुकड़ा था उसमें कई लोगों को शामिल करने का काम जो है समाजवादी पार्टी की कुत्सित मानसिकता रही है, उसमें अखिलेश यादव भी है। अखिलेश यादव की जब सरकार थी तो प्रमोशन में रिजर्वेशन को लेकर सदन में कांग्रेस की सरकार में इन्हीं लोगों ने कांग्रेस का समर्थन करते हुए प्रमोशन में रिजर्वेशन उत्तर प्रदेश में लागू नहीं किया था। इस बात को जो है लगातार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंच में भी कहा है कि इंडिया गठबंधन में शामिल दलों ने हमेशा ही संविधान का विरोध किया है। समाजवादी पार्टी की सरकार में सबसे ज्यादा यहाँ जो है आतंकी घटनाएं होती थी और इसके साथ ही यहाँ पर जो है कानून व्यवस्था चौपट थी, बहुत 400 से ज्यादा यहाँ दंगे हुए हैं। इन जो है मुद्दों के साथ उत्तर प्रदेश का चुनाव हो रहा है। जी, अब हम प्रांजुल का रुख करना चाहेंगे। प्रांजुल, जैसे देखा गया है कि जो मायावती है वैसे तो काफी एक्टिव मूड में रहती है और वह उपचुनाव नहीं लड़ती, पर इस बार का उपचुनाव वह लड़ने जा रही है। मेरी आवाज आ पा रही है? वहीं हम अब सलमान का रुख करेंगे। सलमान, आपको मेरी आवाज आ पा रही है? वहीं अब हम प्रशांत का रुख करेंगे। प्रशांत, जैसे देखा गया है कि उत्तर प्रदेश में काफी नारे इस उपचुनाव में देखे गए हैं, तो जो नारा सीएम योगी ने दिया है, कटेंगे तो बटेंगे, इस नारे में कितनी एकजुटता है? देखिए, जो ये नारा दिया है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश के चुनाव में भी, तो ये नारा जो है बड़ा कारगर दिखाई दे रहा है और ये हिंदुत्व के एजेंडे को और ज्यादा मजबूती देता है। निश्चित तौर से जिस तरीके से बांग्लादेश में जो कांड हुआ और वहां हिंदुओं के साथ जो अत्याचार हो रहे हैं, उसको कहीं ना कहीं जो है विश्व भर के लोगों ने देखा है, खासकर उत्तर प्रदेश के लोग और भारत देश के लोग भी देख रहे हैं। क्योंकि बहुत से जो विद्वान हैं, यानी कि जो बांग्लादेशी लोग हैं, वो भारत भी आते हैं और भारत में जिस तरीके से उन्हें जो सम्मान दिया जाता है और उन्हें जो यहाँ पर संरक्षण दिया जाता है, उसको लेकर बांग्लादेश में जिस तरीके से मुस्लिमों ने हिंदुओं के साथ वहां जो दुर्व्यवहार किया है, इसी के बाद जो है ये नारा जो है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के मन में उपजा कि अगर हम बटेंगे तो निश्चित तौर से कटेंगे। देखिए, देश के हालातों को देखते हुए नारा दिया गया था और इसके आधार पर जो उत्तर प्रदेश में नारा काफी कारगर दिखाई दे रहा है। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यह भी कहा कि हम घुसपैठियों को जो है छोड़ेंगे नहीं। निश्चित तौर से जो रोहिंग्या मुसलमान हैं उनको यहाँ से बाहर किया जाएगा, क्योंकि ऐसे में धीमे धीमे उनकी आबादी बढ़ती जा रही है। देखिए, मैं एक बात और आपको बता दूं कि तमाम जो नगर क्षेत्र है, वहां पर ऐसे लोग जो है जो बाहर से आए हैं, खासकर बांग्लादेश से आए हैं, वो सफाई कर्मी का काम करते हैं, वो कबाड़ बीनने का काम करते हैं, वो झुग्गी झोपड़ियों में रह रहे हैं। तो ऐसी भारी आबादी जो है उनकी हो चुकी है। निश्चित तौर से आने वाले समय में देश के लिए खतरा होंगे, उत्तर प्रदेश के लिए खतरा होंगे और इनकी आबादी जिस तरीके से बढ़ रही है उसको लेकर भी चिंता जताई गई है। आम जनता को समझ में आ रहा है कि जिस तरीके से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने भाषणों में स्थान दिया है कि हम बटेंगे तो कटेंगे, वो कहीं ना कहीं उनके दिमाग में लग रहा है। क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने भाषणों में जो मुगल कालीन जो इतिहास है उसको भी गिनाते हैं कि मुगलों ने किस तरीके से भारत पर आक्रमण किया और उन्होंने किस तरीके से 330 साल से ज्यादा यहाँ पर अपना राज किया है और तमाम बातें उन्होंने यहाँ पर बताई हैं, वह जनता को कहीं ना कहीं दिमाग में टच कर रही है। और उसके आधार पर जो है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बयानों का जो वो देखा जाए असर, वो जनता पे पड़ सकता है। और जनता अभी, हालांकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की रैलियों में खासा उत्साह दिखाई देता है, इसके साथ ही चुनावी जो जनसभाएं होती हैं जो स्थानीय नेताओं के द्वारा किया जाती हैं, वहां भी भारी भीड़ दिखाई दे रही भारतीय जनता पार्टी के साथ। तो उसका रुझान जो है 23 तारीख को आ सकता है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बयान काफी काम आ सकते हैं और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी इन बयानों के बाद जीत सकते हैं। मतदाता जो है वो भारतीय जनता पार्टी के साथ अपना रुख रख सकते हैं। निश्चित तौर से देखिए, ये जो माहौल बना है उत्तर प्रदेश में, कटोगे बटोगे, तो वही समाजवादी पार्टी नाम कटेंगे ना बटेंगे, हम एक रहेंगे, नेक रहेंगे। तो वही बहुजन समाज पार्टी की चीफ मायावती ने कहा
कि बहुजन समाज पार्टी से जुड़ोगे तो सुरक्षित रहोगे और आगे बढ़ोगे। तो ये जो नारे हैं वो देखिए कितना कारगर होते हैं। हालांकि बहुजन समाज पार्टी की मुखिया मायावती यहाँ पर जो है जो बहुजन हिताय बहुजन सुखाय से आगे बढ़ी और उन्होंने एक नारा दिया था पहले के चुनावों में कि सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय। हालांकि ये नारा उनका सक्सेस नहीं हो पाया। बहुजन हिताय में 2007 की सरकार उनकी बन गई थी, लेकिन जब उन्होंने नारा दिया सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय, उसके बाद बहुजन समाज पार्टी जो है अर्श से फर्श पर चली गई है। निश्चित तौर से इस बार उन्होंने जो ये नारा दिया है उससे कितना असर देखने को मिलेगा, ये तो जो चुनाव हो रहे हैं उसमें जो परिणाम आएंगे उससे साफ होगा। देखिए एक जो सीट है यहाँ की मिर्जापुर की मझवा, वहां पर बीएसपी टक्कर। वहीं जो हमारा संपर्क है वह भी वहां जो त्रिकोणीय मुकाबले में वहां दिखाई दे रहे हैं। जी, अब हम प्रांजल का रुख करना चाहेंगे। प्रांजल, उत्तर प्रदेश में उपचुनाव है, तो क्या उपचुनाव में मुद्दे से हटकर लोग नारों पर ही सिमट गए हैं? मेरी आवाज आ पा रही है प्रांजल? जी 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 तो मैं आपको बताना चाहूंगा जी, जिस तरह से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कानपुर आए और बटोगे कटोगा का नारा दिया, उसके बाद कहीं ना कहीं जो समाजवादी पार्टी हो या फिर इंडिया अलायंस हो, पूरा कहीं ना कहीं आक्रामक हो गया। उसके बाद जो यहाँ पर शिवपाल यादव कल आए थे कानपुर की सीसामऊ विधानसभा में जो उपचुनाव हो रहा है, और अयोध्या के जो सांसद अवधेश प्रसाद भी आए थे, उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर हमला बोलते हुए कहा कि जिस तरह से ये बटोगे कटोगे का नारा दिया जा रहा है, ये कहीं ना कहीं असंवैधानिक है और इससे कहीं ना कहीं एक तरह का जो सांप्रदायिक माहौल है वो बिगड़ सकता है। और मुख्यमंत्री स्वयं जब इस तरह का नारा देंगे तो फिर देश की और जो प्रदेश की जनता है वो कैसे सुरक्षित रह पाएगी। आपको बताते चले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 2 बार यहाँ पर आ चुके हैं। जो यहाँ के जो सीसामऊ के प्रत्याशी हैं सुरेश अवस्थी, उनके पक्ष में एक बार उन्होंने जनसभा को संबोधित किया था। उसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रोड शो किया था सीसामऊ विधानसभा में। क्योंकि ये जो बटोगे कटोगे का जो नारा है ये केवल अब राजनीतिक और पलटवार के लिए सीमित नहीं रह गया है, अब ये लोगों के जहन में बसाने का काम मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कर रहे हैं। क्योंकि जो कानपुर का बेहद फेमस मंदिर है परमट, वहां पर होल्डिंग बैनर लग गई थी जिसमें लिखा था बटोगे तो कटोगे। कहीं ना कहीं हिंदुत्व को जोड़ दे रहे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, और उनका साफ विजन है कि हिंदुत्व के भरोसे इस चुनाव को जीतना है। क्योंकि यहाँ पर जो अब तक जो 2012 में जो चुनाव हुआ, 2012 से सीसामऊ विधानसभा की सीट अस्तित्व में आई थी, इससे पहले आरनगर में हुआ करती थी। जो इरफान सोलंकी स्टार्टिंग से ही इस सीट पर काबिज रहे हैं और जीतते चले आ रहे हैं। उनके जो पिता थे हाजी मुश्ताक सोलंकी, उनकी भी पैठ हिंदुओं में बेहद अच्छी मानी जाती थी। तो मुस्लिम वोट तो उनका था ही उनके साथ में, लेकिन अब कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस चीज को जानते हैं कि जो बटोगे कटोगे नारा देने के बाद जो मुस्लिम वोट है वो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों को बेहद मिलना मुश्किल है। लेकिन हाँ, हिंदू एक जो बड़ा वोट बैंक है, क्योंकि 2.5 लाख का टोटल यहाँ पर वोट बैंक है और जिसमें 1,10,000 के आसपास मुस्लिम मतदाता है, जो कि सीधा सीधा इरफान सोलंकी को सपोर्ट करते थे। लेकिन इस चीज से कतई इंकार नहीं किया जा सकता कि इरफान सोलंकी को हिंदू वोटर्स भी वोट करते थे। क्योंकि हिंदू वोटर्स की अगर हम बात करें तो सबसे बड़ा जो वहां पर वोट बैंक है मुस्लिम समुदाय के बाद, जो अखिलेश यादव कहते हैं पीडीए गठबंधन, जो समाजवादी पार्टी का जो पीडीए का एक नारा है, पिछड़ा दलित और अल्पसंख्यक का सबसे बड़ा वोट है। उसके बाद में पिछड़ा और दलित भी इसमें आ जाते हैं, लेकिन उससे ज्यादा वोट बैंक है ब्राह्मण वोट बैंक, करीब 70,000 के आसपास ब्राह्मण वोट बैंक है। इसलिए ब्राह्मण चेहरा भारतीय जनता पार्टी ने एक बार फिर से सुरेश अवस्थी पर भरोसा दिखाते हुए चुनावी रण में उतारा है। और जैसा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर आए थे, जनसभा को भी संबोधित किया था, उसके बाद में फिर एक बार आकर के उन्होंने रोड शो किया। उन्हीं को टक्कर देने के लिए कहीं ना कहीं अखिलेश यादव भी यहाँ पर 2 बार आ चुके हैं। उसके बाद शिवपाल यादव करीब 3 बार आए, और आज डिंपल यादव
जो सांसद डिम्पल यादव का यहाँ पर रोड शो है। वहीं अगर भारतीय जनता पार्टी की अगर हम बात करें तो रवि किशन जो गोरखपुर के सांसद हैं और फिल्म अभिनेता हैं, उनका भी रोड शो है। तो रोड शो के माध्यम से कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में माहौल बनाने का प्रयास करेंगे। जी प्रांजल, क्योंकि आज से शाम को 5 बजे के बाद चुनाव प्रचार थम जाएगा और जितनी दोनों ही पार्टियां अपनी पूरी ताकत झोंकने में जुट गई हैं। जी तरुणा। जी अब हम सलमान का रुख करना चाहेंगे। सलमान, देखा गया है कि चाहे से भाजपा की सरकार हो, बसपा की हो, सभी ने अपने अपने नारे दिए हैं। तो ये जो नारों का जो नारे है वो किसको ज्यादा वर्ग को किसको फायदा मिल पाया है? मेरी आवाज आ पा रही है सलमान? वापस हम प्रांजल का रुख करना चाहेंगे। प्रांजल, देखा गया है कि उत्तर प्रदेश के अंदर जो नारे हैं वो काफी हावी रहे, तो मुद्दों से ज्यादा जो हावी रहे वो नारे रहे। और देखा गया है चाहे से वो भाजपा हो कटोंगे तो बटोंगे, चाहे से वो बसपा ने भी नारे दिए हैं और समाजवादी पार्टी ने भी दिए है। 27 का खेवनहार करके ये नारों और होर्डिंग्स भी लगी है। तो किस वर्ग को इसका फायदा ज्यादा मिलेगा? जी आपको बताना चाहूंगा, वोटर्स के मन की बात किसी भी तरह से कोई भी नहीं जान सकता, क्योंकि अगर आपको याद होगा तो भारतीय जनता पार्टी ने अभी हाल ही में राम मंदिर का निर्माण कराया था, जिसके बाद में राम मंदिर का निर्माण कराने के बाद भी कहीं ना कहीं अयोध्या की जो सीट थी वो हार गए थे। लेकिन अगर आपको याद होगा तो अखिलेश यादव ने एक एक्सप्रेस वे बनवाया था। एक्सप्रेस वे बनवाने के बाद उस पर फाइटर प्लेन भी उतार दिया था, लेकिन फाइटर प्लेन उतारने के बाद भी कहीं ना कहीं 2017 का जो विधानसभा चुनाव था उसमें जनता ने अखिलेश यादव को सिरे से नकार दिया था। लेकिन जनता के मन की बात कोई नहीं जान सकता, जनता किस करवट बैठेगी। जनता के मन की, जनता केवल नारों में विश्वास नहीं रखती, जनता को विश्वास होता है केवल विकास पर, और डेवलपमेंट के बाद कहीं ना कहीं रोजगार को, रोटी कपड़ा मकान के लिए हर इंसान संघर्ष करता है। और जो समाजवादी पार्टी हो चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, दोनों ही सबको वोटर्स को रिझाने में लगे हैं। लेकिन इसका लाभ कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी को मिलता दिख रहा है। लेकिन अगर हम बात करें तो ये जो उपचुनाव है ये सरकार का चुनाव कहा जाता है, क्योंकि सरकार के पक्ष में चुनाव ज्यादा रहता है और अधिकारी भी कहीं ना कहीं इसमें दबाव में रहते हैं और अधिकारियों पर भी दबाव रहता है। विपक्षी पार्टी कहती है कि कहीं ना कहीं अधिकारी चुनाव लड़ रहे हैं, इसमें भारतीय जनता पार्टी चुनाव नहीं लड़ रही है। इसको लेकर के कहीं ना कहीं जो भारतीय जनता पार्टी के ऊपर जो समाजवादी पार्टी या पूरा पीडीए गठबंधन हो या फिर इंडिया अलायंस का पूरा गठबंधन हो, एक बड़ा हमला भी बोलते हैं कि हम भारतीय जनता पार्टी से चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, हम इनके अधिकारियों से। जैसा अखिलेश यादव यहाँ पर आए थे, अखिलेश यादव ने कहा था कि हम मशीनरी से चुनाव लड़ रहे हैं, क्योंकि मशीनरी पूरा सीसम विधानसभा को जिताने में लग गए हैं भारतीय जनता पार्टी को, क्योंकि ये चुनाव करीब 28 सालों का वनवास उसको खत्म करने के लिए कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर इनके जो सारे नेता वो लामबंद हो गए हैं। क्योंकि चाहे प्रदेश मंत्री सुरेश खन्ना हो, चाहे नंद गोपाल गुप्ता नंदी हो, चाहे केशव प्रसाद मौर्य हो, हर वो बड़ा नेता कानपुर में डेरा डाले रहा और यहाँ पर जो भारतीय जनता पार्टी की जो प्रत्याशी है सुरेश अवस्थी, उनके पक्ष में माहौल बनाने में लगे रहे हैं। लेकिन अखिलेश यादव भी पीछे नहीं हट रहे, पूरी ताकत झोंक रहे हैं। तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी 55 और समाजवादी पार्टी 45 के रेशियो पे दिख रही है, क्योंकि जो इरफान सोलंकी जो यहाँ पे चुनाव जीतते चले आ रहे थे, इरफान सोलंकी के जो भाई थे रिजवान सोलंकी, कहीं ना कहीं वो भी जेल में। उसके बाद में इरफान सोलंकी जो उनकी पत्नी यहाँ से चुनाव लड़ रही है, लेकिन इरफान सोलंकी के जो साइलेंट जो पूरा चुनावी समीकरण रचते थे वो कहीं ना कहीं सामने नहीं आ पाए हैं। तो फिर इसलिए इरफान सोलंकी की जो पत्नी है नसीम सोलंकी, उनका पलड़ा कहीं ना कहीं थोड़ा सा हल्का पड़ता दिखाई दे रहा है। लेकिन इस बात से भी इंकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि उनको सिंपैथी वोट मिल रहा है। क्योंकि इरफान के जेल जाने के बाद जिस तरह से ये उपचुनाव हो रहा है, जिसके बाद इरफान सोलंकी की जो पत्नी है उनके पक्ष में भी कहीं ना कहीं उनको सिंपैथी वोट मिल सकता है। जी तरुणा। जी अब हम सलमान का रुख करना चाहेंगे। सलमान, उत्तर प्रदेश की 9 सीटों पर उपचुनाव है और आज शाम को जो प्रचार प्रसार है वो थम जाएगा, तो कुंदरकी में कौन कौन से मुद्दे हावी रहे हैं? जी कुंदरकी में जो मुद्दे हैं वो कुंदरकी में मुद्दे ये है कि भारतीय जनता पार्टी लगातार जो है चुनाव मजबूत तरीके से लड़ रही है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहाँ आए थे और पूरी ताकत जो है आज होगी। बता दें कि मुलायम सिंह सुरेश यादव
जो है यहाँ आए और उन्होंने यहाँ आकर की और अपनी पूरी ताकत दी, मगर यहाँ जो है उन्होंने पुलिस के ऊपर करा और कहा कि चुनाव अधिकारी लड़ रहे हैं, ये जनता चुनाव नहीं लड़ रही है, और पूरा जो है आरोप उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व और अधिकारी के ऊपर लगाया, इसलिए जो है हमारे वोट बैंक को काट रहे हैं। जी, अब हम प्रशांत का रुख करना चाहेंगे। प्रशांत, जैसे देखा गया है कि जो बटेंगे और कटेंगे नारा है योगी सरकार ने दिया है और डिप्टी सीएम इसका विरोध कर रहे थे, कह रहे थे कि ये एक तरह का नारा नहीं है, ये किसी अलग संदर्भ में कहा गया है। बिल्कुल, देखिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जो नारा दिया है, हरियाणा के चुनाव में नारा गूंजा और उसके बाद उत्तर प्रदेश में नारा जो है गूंजा है, बटोगे तो कटोगे। देखिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मुगल कालीन और इसके साथ ही जो ब्रिटिश कालीन जो इतिहास रहा है जिससे भारत को नुकसान हुआ है, उस बात को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक उदाहरण के तहत इस नारे को जन्म दिया था। इस नारे को अगर बहुत गंभीरता से समझा जाए तो प्रदेश की जनता और खासकर उपचुनाव की जनता मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ रहेगी, क्योंकि उसमें बहुत बड़ा रहस्य है। हालांकि चुनावी मंच था, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ संक्षेप में कुछ बातें बता पाएंगे और उसके आधार पर उन्होंने इस नारे को जन्म दिया। तो वही देखिए, जिस उद्देश्य के साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उदाहरण देते हुए कटोगे बटोगे का नारा उन्होंने दिया और उसके बाद समाजवादी पार्टी आई। समाजवादी पार्टी की जो है प्रदेश कार्यालय के बाहर बड़ी बड़ी होर्डिंग लग गई जिसमें लिखा था, ना हम बटेंगे ना हम कटेंगे, हम ठीक रहेंगे, हम नेक रहेंगे। तो निश्चित तौर से देखिए ये बहुत अच्छी बात है कि आप ना बटो ना कटो, एक रहो। लेकिन किसके लिए एक रहना है, ये तो चुनावी दावों के बाद ही पोल खुलती नजर आती है। यहाँ इंडिया गठबंधन में समाजवादी पार्टी शामिल है निश्चित तौर से, लेकिन यहाँ पर बटने जैसी स्थिति आ गई। हालांकि क्योंकि चुनावी माहौल है, इंडिया गठबंधन ने आज संतुष्टि की और 9 सीटों पर एक भी चुनाव कांग्रेस ने नहीं लड़ा। अब यहाँ अंदरूनी तौर पे तो भारतीय जनता पार्टी यही कह रही है कि भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता वो यही प्रचार कर रहे हैं कि समाजवादी पार्टी ने कांग्रेस को उत्तर प्रदेश के 9 उप विधानसभा चुनावों में चुनाव ही नहीं लड़ने। तो अब ऐसे में कांग्रेस को जो कार्यकर्ता है निश्चित तौर से वो बट सकते हैं, क्योंकि जिस तरीके से यहाँ पर अखिलेश यादव का दबाव 2024 के चुनाव में देखा गया और इसके पहले 2022 के चुनाव में भी यहाँ देखा गया है, तो ये सब जो परिणाम है उससे कहीं ना कहीं कांग्रेस के कार्यकर्ता नाराज हो सकते हैं और वो बट सकते हैं। और वो बटेंगे तो निश्चित तौर से उसका जो फायदा होगा वो भारतीय जनता पार्टी को मिल सकता है, क्योंकि कांग्रेस के नेताओं ने जिस तरीके से 2024 में यहाँ पर तैयारी कर रखी तो उसका परिणाम भी आया कि 6 सांसद यहाँ पर जीत कर आए हैं। और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में उत्साह भी ज्यादा लगा था कि इस बार जो 9 उप विधानसभा सीटों पर चुनाव हो रहा है तो उसमें कम से कम आधी सीटें समाजवादी पार्टी से कांग्रेस के द्वारा शीर्ष नेतृत्व के द्वारा यहाँ पर कार्यकर्ताओं को चुनाव लड़ने के लिए मिलेंगी। लेकिन अखिलेश यादव ने ऐसा यहाँ पैतरा चला कि कांग्रेस के खाते में एक भी सीट नहीं गई और अपना पूरा दबाव बरकरार रखा। कांग्रेस के कार्यकर्ता अंदरूनी खाने में नाराज भी हुए हैं और इसका परिणाम तो इस चुनाव में देखने को मिलेगा। बहुजन समाज पार्टी हालांकि बहुत कम जो है उपचुनाव लड़ती थी, लेकिन इस बार मायावती ने उत्तर प्रदेश में अपनी पार्टी की पैठ और वोट बैंक बचाने को लेकर यहाँ पर 9 विधानसभा चुनाव लड़े हैं और मजबूत कैंडिडेट भी उतारे हैं। ऐसे कैंडिडेट उतारे हैं जो बहुजन समाज पार्टी के कैडर से जुड़े हुए हैं। निश्चित तौर से कई सीटों पर यहाँ टक्कर भी हो सकती है। अम्बेडकर नगर की कटहरी जो सीट है वहां अमित वर्मा लड़ रहे हैं। अमित वर्मा वरिष्ठ बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता हैं, लंबे समय से जब से उन्होंने राजनीति शुरू की तब से वो बहुजन समाज पार्टी से जुड़े हुए हैं। तो यहाँ जो है त्रिकोणीय मुकाबला दिखाई दे रहा है। भारतीय जनता पार्टी के यहाँ धर्मराज निषाद लड़ रहे हैं जो कि बहुजन समाज पार्टी में रहे हैं, विधायक रहे बहुजन समाज पार्टी से और मंत्री भी रहे हैं। वहीं लालजी वर्मा जो बहुजन समाज पार्टी के वरिष्ठ नेता और बहुजन समाज पार्टी ने जिन्होंने एबीसीडी सीखी और बहुजन समाज पार्टी में एक सरकार में कैबिनेट मंत्री रहे, अब वो समाजवादी पार्टी में है। समाजवादी पार्टी ने उनकी पत्नी शोभावती को यहाँ से टिकट दिया है। तो यहाँ त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिल रहा है। अगर हम पूर्वांचल की मिर्जापुर सीट पर चलेंगे तो मिर्जापुर में जो यहाँ पर मझवा सीट है, मंझवा में यहाँ दीपू तिवारी चुनाव लड़ रहे हैं बहुजन समाज पार्टी से। और इस सीट पर जो है यहाँ बिंद समाज से जो है सबसे ज्यादा वोट है। निश्चित तौर से इस बार जो है रुझान नजर आ रहे हैं कि जो ब्राह्मण वोट बैंक है वो अपने प्रत्याशी के पक्ष में वहां पर जो है अपील करता हुआ नजर आ रहा है। हो सकता है यहाँ बड़ा बदलाव हो और बहुजन समाज पार्टी को मझवा सीट मिल जाए। और इसके साथ अगर अलीगढ़ की खैर विधानसभा में चलेंगे तो यहाँ डॉक्टर पहल सिंह चुनाव लड़ रहे हैं। डॉक्टर पहल सिंह बहुजन समाज पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं और इसके साथ ही पूर्व जिलाध्यक्ष रहे हैं, तो वहां भी कैडर के प्रत्याशी को उतारा है। तो ऐसे में बहुजन समाज पार्टी अपना जो है वोट बैंक बचाने के साथ वोट को और ज्यादा बढ़ाना और प्रत्याशी को जिताने की जुगत में लगी है।
भारतीय जनता पार्टी की बात करेंगे चुनाव में, भारतीय जनता पार्टी के पास इन 9 में से जो 4 सीटें उसके पास थी, लेकिन इस बार जो है समाजवादी पार्टी का सुपड़ा साफ करना चाहती है और समाजवादी पार्टी को यहाँ पर जो है गढ़ खत्म करने को लेकर भी यहाँ लगी हुई है कि समाजवादी पार्टी चाहती है कि कैसे यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को पाया जा सके, क्योंकि 2024 के लोकसभा चुनाव में यहाँ जो परास्त हुई है भारतीय जनता पार्टी को, उस उत्साह में भारतीय जनता पार्टी को जो है हराने की कोशिश कर रहे हैं कार्यकर्ता। जगह जगह जाकर जो है भारतीय जनता पार्टी की नीतियों को यहाँ गिराने का काम कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में यहाँ आरक्षण को खत्म किया जा रहा है, महिलाओं पर अत्याचार हो रहा है और इसके साथ ही बेरोजगारी बढ़ी है, पेपर लीक हो रहे हैं, परीक्षाओं का सही निर्णय नहीं आ रहा है, सही रिजल्ट नहीं आ रहा। इस दम पर जो है समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता यहाँ प्रचार करने में जुटे हुए हैं। तो वही भारतीय जनता पार्टी ने जो मुलायम सिंह यादव की कहे, अखिलेश यादव की सबसे मजबूत और जो गढ़ कहा जाता है मैनपुरी की करहल सीट, वहां पर भारतीय जनता पार्टी ने धर्मेंद्र यादव जो सांसद हैं आजमगढ़ से समाजवादी पार्टी के, उनके बहनोई हैं, उनको टिकट दिया है और वो चुनाव लड़ रहे हैं। यहाँ पर जो तेज प्रताप यादव समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी, ऐसे में फूफा और भतीजे आमने सामने हैं, फूफा और भतीजे का चुनाव हो रहा है। तो बहुजन समाज पार्टी ने यहाँ पर अपना साख के प्रत्याशी उतारा है। तो बड़ा ही दिलचस्प मुकाबला यहाँ भी होने वाला है कि सीट पर जो है ओबीसी का बड़ा वोट बैंक है, ओबीसी समाज में भी अगर देखा जाए तो यहाँ शाक्त वोट है वो है, और इसके साथ ही दूसरा जो है अनुसूचित जाति का वोट है। इस लिहाज से यहाँ इस सीट पर भी जो दिलचस्प मुकाबला हो सकता है। और आगे अगर हम देखेंगे अलीगढ़ में, तो अलीगढ़ की सीट पर भी जो है वहां दिलचस्प मुकाबला दिखाई दे रहा है कि कल अब वोटिंग है, अब देखना होगा, कल उपचुनाव है। वहीं आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।